हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, इस चैप्टर में हम यूरोप, जो कि एक कॉन्टिनेंट है, महादेश है, वहाँ राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। दूसरा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तीसरा टॉपिक है क्रांतिकारियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक। चौथा टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। पांचवा टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। और छठा टॉपिक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। दोस्तों, उसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस टॉपिक के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है चर्चा करें, और यहाँ 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरे चैप्टर को समझने के बाद करेंगे। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको हम 2-3 वीडियोस के माध्यम से एक स्टोरी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने सारे वीडियोस में एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसको रीड कर रहे हैं, और साथ में जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको भी हम समझते हुए चल रहे हैं, और कुल मिलाकर एक स्टोरी बनाकर हम पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज भी हम वही करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक फोटो दी गई है, जो कि बड़ा मीनिंगफुल फोटो है। ठीक है, इस फोटो का बड़ा महत्व है इस चैप्टर में। तो हम आगे समझेंगे कि ये जो चित्र है वो आपको क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, एक बार आप गौर से देखिए इस पिक्चर को। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये जो पिक्चर है वो एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिसका नाम था सोरियू। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियू। उसने 1848 में इस यानी कि 1848 में इस फोटो को, इस पेंटिंग को बनाया था। ठीक है, तो इस पेंटिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, यहाँ पे चित्र एक फ्रेडरिक सोरियू लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कि यहाँ क्या दिया गया है। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू, इसने इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र, जो चित्र 1 में दिया गया है, जिसको अभी हमने देखा, तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र के लोग हैं, सभी सामाजिक वर्गों के लोग हैं, स्त्री पुरुष सब हैं, जो एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम एक पेन ले लेते हैं। कौन सा कलर का ले? तो ब्लू कलर का ले लेते हैं। ठीक है, नहीं, व्हाइट कलर का ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, और यहाँ पे अमेरिका और यूरोप के लोग एक लंबे से कतार में खड़े हुए हैं। ठीक है, और इस कतार में सभी वर्ग के लोग हैं, स्त्री पुरुष सब हैं। ठीक है, वही कहा गया है। आगे क्या कहा जा रहा है? आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ मतलब यहाँ भी ज्ञानोदय की मशाल को आप पहचान सकते हैं, जो उसके हाथ में है। ठीक है, और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये स्वतंत्रता की देवी है, और इस हाथ में जो मशाल है वो क्या मशाल है? तो ज्ञानोदय का मशाल है। दूसरे हाथ में यहाँ पर क्या है? तो मनुष्यों के यानी मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, कि अब मानव के पास, सभी के पास अपने अपने अधिकार होंगे। ठीक है, ये स्वतंत्रता की देवी, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है वो घोषणा कर रही है इस पिक्चर के माध्यम से, इस पेंटिंग के माध्यम से, जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। कहाँ का है? तो फ्रांसीसी कलाकार है। यहाँ देखिए, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं। दोस्तों, निरंकुश क्या होता है? तो जिस पर किसी का भी अंकुश न हो, जो अपनी मनमानी करता हो, उसको निरंकुश कहा जाता है। तो निरंकुश राजा भी हो सकता है, निरंकुश संस्थान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो निरंकुश संस्थान थे उस समय,
उनके जो ध्वज हैं उस पेंटिंग में अगर हम देखें तो नीचे बिखरे पड़े हैं। ठीक है, सोरयू के कल्पना आदर्श, यानी देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया कल्पना आदर्श, जिसको अंग्रेजी में यूटोपिया कहा जाता है। तो ये दरअसल क्या है कि यूटोपिया का मतलब होता है हम अपनी सोच में किसी को भी, या फिर जैसे अगर हम पूरे गांव को, अगर अपने गांव को देख रहे हैं अपने सोच में कि वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, तो वो मेरा यूटोपिया हुआ। ठीक है, उसी तरह से ये जो फ्रेडरिक सोरयू है उसका जो कल्पना आदर्श है, उसका जो यूटोपिया है, उसमें दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है और प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। ये किसकी बात हो रही है? तो वो जो फ्रेडरिक सोरयू के द्वारा बनाया गया पेंटिंग है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प बात है कि जिस समय सोरयू ने यह छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तो दोस्तों ये लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बड़ा सिंपल बात आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि इस पेंटिंग में जो जर्मन लोग हैं जो झंडा थामे हुए हैं, वो किसी राष्ट्र राज्य का झंडा नहीं है, वो कोई जर्मनी एक राष्ट्र राज्य नहीं है, अलग अलग रियासत हैं जिसमें अलग अलग भाषाई लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। वो लोग एक आदर्श, उनका भी एक यूटोपिया मान के चलिए कि जो जर्मन है किसी न किसी दिन एक संवैधानिक राष्ट्र बनेगा। ठीक है, तो उस आदर्श को ये फ्रेडरिक सोरयू सोच पाता है और उस पेंटिंग में बना करके दिखाता है। ठीक है, यही लिखा गया है। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, ठीक है, और उसके बाद लंबॉर्डी, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, फिर आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। मतलब एक लाइन से बताया गया है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ठीक है, उस कतार में। और ऊपर क्या है? तो ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत के फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। तो यहाँ फिर से आप पेंटिंग देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये स्वर्ग है, तो स्वर्ग से कौन देख रहा है? ईसा मसीह। और ये कौन है? संत और फरिश्ते हैं जो कि इन पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि भाईचारा लोगों में बढ़ रहा है। ठीक है, भाईचारा बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ठीक है, इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ये जो लाइन है वो दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा है कि 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी का मतलब है 1800 से लेकर 1900 के बीच। ठीक है, तो ये 1801 से लेकर 1900 के बीच होता है दरअसल, लेकिन आप मान के चलिए यही लगभग। ठीक है, तो 1850 के आसपास या 1800 ही आप मान के चलिए। ठीक है, तो इस 19वीं सदी में क्या होता है कि यूरोप में, जो कि एक महादेश है, यहाँ कई सारे देश हैं, तो लगभग सभी देशों में यहाँ क्या होता है कि एक विचारधारा पनपती है और लोग जागरूक होते हैं और यहाँ जो राजतंत्र था उसको उखाड़ कर फेंकते हैं और एक नया राष्ट्र राज्य बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर क्या उदय हो रहा है? तो राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा है। कहाँ पे? यूरोप में। कब? तो 19वीं सदी में। ठीक है,
यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। तो अब केंद्रीय शक्ति को हटा दिया जा रहा था और एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, ठीक है। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे वो साझा इतिहास और साझा विरासत की भावना थी उनमें, ठीक है। जो उखाड़ करके फेंक रहे थे तो कुछ ना कुछ गतिविधियां तो कर रहे थे ना देश में, तो वो गतिविधियां उनको एक साझा इतिहास और साझा विरासत की भांति लगती थी, ठीक है। तो साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी और यह अध्ययन उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, ठीक है। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये इन्हीं गतिविधियों पर नजर डालेगा कि किस तरह से यूरोप जो कि एक कॉन्टिनेंट है, महादेश है और उसमें बहुत सारे देश हैं, तो लगभग सभी देशों में ये विचार पनपा और 19वीं सदी में पूरे यूरोप में ये विचार एक साथ पनपा और राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी और राष्ट्र राज्य की स्थापना तेजी से यूरोप महादेश में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये किस तरह से हुआ, क्या क्या गतिविधियां हुई, किन किन देशों में ये सब बातें लागू हुई, ठीक है, इन सब को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक नंबर 1 पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फ्रांस जो कि यूरोप का एक देश है, ठीक है, वहां पे राष्ट्र का विचार किस तरह से पनपा। पहले वहां भी राजतंत्र था, वहां पे राष्ट्र का विचार किस तरह से पनपा वो हम इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में देख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि फ्रांस में पहले राजतंत्र था, तो 1789 के आसपास वहाँ पे एक क्रांति हुई जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी क्रांति का परिणाम था कि वहाँ का जो राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र, उसको उखाड़ फेंका गया और जो जनता का समूह था, सर्वहारा वर्ग का जो समूह था, पावर उस राजा से इस समूह के पास आ गई और इन्होंने ही आगे के फ्रांस की नियति को तय किया, ठीक है। आगे क्या है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कदम उठाए थे, जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ली थी। उस समय में क्या हो रहा था, फ्रांस में कई विचार पनप रहे थे, जैसे पितृभूमि, ठीक है, और नागरिक। नागरिक का विचार लोगों के मन में क्या विचार पैदा करता था कि नागरिक, इससे लोगों के मन में ये भावना आई कि एक संविधान है और वो सब पर लागू होती है और हम देश के नागरिक हैं। इस तरह के विचार उनके मन में आए, ठीक है। एक फ्रांसीसी झंडा निकाला गया जिसको द ट्राई कलर कहा जाता था, तिरंगा, ठीक है, जो क्रांतिकारी झंडा हुआ फ्रांस का, वो बनाया गया। तो लोग उसको अपना एक राष्ट्रध्वज के रूप में मानने लगे, ठीक है। वहां पे एक सभा हुआ करता था, स्टेट जनरल, तो उसी तरह का एक सभा और बनाया गया जिसको सर्वहारा वर्ग के लोगों ने बनाया था और जिसका नेता एक पादरी था, ठीक है। तो फिर ये कौन सा इसको बाद में जाकर के क्या बनाया गया, नेशनल असेंबली बनाया गया। बाद में ये जो नेशनल असेंबली होता है वो पावर राजा से छीन लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा। तो दोस्तों सक्रिय नागरिक उस समय कौन थे, तो जो लोग टैक्स पे कर पाते थे उनको सक्रिय नागरिक कहा जाता था।
तो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासक व्यवस्था एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने के एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। ये सब क्रांति के बाद हो रहा है, ठीक है। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, मतलब फ्रेंच जैसी बोली जाती थी और जैसी लिखी जाती थी पेरिस में, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, ठीक है। यह फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य भी था, ये कहा गया। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे, ठीक है। तो अनेक जगहों में इसकी जब खबर फैली तो लोग, जो शिक्षित मध्य वर्ग था, वो जैकोबिन क्लब जैसी अ, सभा की स्थापना करने लगे, समूहों की स्थापना करने लगे और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। तो दोस्तों, जब फ्रांसीसी क्रांति एक सफलता की तरफ बढ़ने लगी तो फिर लगभग पूरे यूरोप में ये बात फैली। उसके बाद नेपोलियन जो इसका पूरा प्रसार कर दिया था, लगभग पूरे यूरोप में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो ऑब्वियसली स्वाभाविक तरीके से ये जो विचार था वो पूरे यूरोप में फैलना ही था, ठीक है। और बाद में इसका असर भी देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी में लगभग पूरा यूरोप राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा था, ठीक है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। दोस्तों, यहाँ उस बात का जिक्र है कि एक बार जब क्रांतिकारियों ने राजतंत्र को हटाकर वहां पे पावर नेशनल असेंबली के पास रख लिया था। फिर नेपोलियन जो है वो फिर से राजतंत्र स्थापित करता है, वहाँ वहाँ राजतंत्र जो खत्म हुआ था उसको फिर से स्थापित करता है। लेकिन ये जो नेपोलियन था वो क्या करता है वो देखिए। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, ठीक है, प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का ही समावेश किया, जो क्रांतिकारी लोग सिद्धांत अपनाते थे उसी का समावेश किया, ठीक है, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके, ठीक है। और 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन ने ही 1804 में नागरिक संहिता बनाई और वो जो नागरिक संहिता थी, जिसको आज भी नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसी संहिता के आधार पर ये जो विशेषाधिकार था, जन्म से जो विशेषाधिकार था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था, उसको फ्रांस में समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, ये सब फ्रांस के अंतर्गत थे। तो इन सभी जगहों पर ये जो संहिता था उसको लागू किया गया। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, जैसे कि सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों और श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखी, ठीक है। जो उद्योगपति थे, किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे, लगभग सभी लोगों ने नई नई मिली आज़ादी का आनंद लिया, ठीक है, स्वाद लिया कह सकते हैं। उद्योगपतियों और खास तौर पर
सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे थे कि एक समान कानून, ठीक है, एक समान कानून, एक समान मानक भार और एक समान नाप, ठीक है, और एक राष्ट्रीय मुद्रा जो है अगर रहेगी तो इससे एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों की आवागमन में सहूलियत होगी, ठीक है। लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। मतलब एक समान नहीं थी, अलग-अलग सोच रखते थे लोग। जैसे शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वोरसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। ठीक है, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता की ऐसे स्वागत किया गया जैसे कि वो लोग स्वतंत्रता का तोहफा दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, इस तरह से स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। अब ये कुछ समय के लिए था, उसके बाद जो सेना थी फ्रांसीसी सेना, उसके प्रति दुश्मनी में मतलब उसके प्रति लोगों में दुश्मनी जैसी भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। ये कैसे? जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे, ठीक है। तो ये जो जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी सेना की, ठीक है, और दूसरे क्षेत्रों पर युद्ध किया जा रहा था, इससे जो नुकसान हो रहा था, उससे लोगों को जो आजादी मिली थी, प्रशासनिक सुविधा मिली थी, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उनको नजर आने लगा बाद में, ठीक है। तो फिर ये मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। सेना का उन्होंने कहीं-कहीं पे स्वागत भी किया शुरू में, फिर बाद में दुश्मन वाला भी भावना आया मन में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। दोस्तों 21 मिनट का ये जो वीडियो है वो बन चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 2 और 3 को कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो फ्रांसीसी क्रांति वाला टॉपिक है, यानी फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो राष्ट्र का विचार पनपा, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के इसी तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।